Okay, I welcome back to all the participants for the next session that is on stress management. I request Sri Vivek Joglekar sir to start your session. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you very much, Srivastava sir. And once more, welcome to all the participants in the second session that is on stress management. For me, this is one of the most important sessions because stress has been a topic which is most neglected in the past, recognized by many today, but still not given that weightage that it deserves. We tend to reject existence of stress in our life, and that is a funny part. I have come across many people around who very proudly declare that I am stress free, I have no stress, I am fresh, I am this, I am that. And I tell you, my dear friends, this is just a lie. एक सफेद झूठ है ये. No one in this world exists without stress. No one. No one. The point is, मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर ईश्वर भी हाड़ मांस का शरीर लेकर के दुनिया में पैदा हो तो उसको भी स्ट्रेस होगा, बच नहीं सकता. आपको क्या लगता है, क्या स्ट्रेस क्राइस्ट को स्ट्रेस नहीं रहा होगा? क्या राम और कृष्ण स्ट्रेस जी लिए पूरी जिंदगी? इस दुनिया में आए हुए हर इंसान को Excuse me, sir. स्ट्रेस के साथ जीना ही होगा. ये एक ऐसी रियलिटी है जिस रियलिटी को आज तक लोग अंडर रिकॉग्नाइज करते थे. एंड नाउ फॉर्चुनेटली in almost every training mechanism, people are giving due importance to managing stress. उसका मैं कुछ कारण बताता हूं. एक भ्रांति है कि स्ट्रेस जो है वो दुखदाई स्थितियों में पैदा होता है. दैट इज नॉट ट्रू. कोई टेंशन की बात हो जाए, एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट आने को है, पेपर में आता है परसों रिजल्ट आएगा, तभी स्ट्रेस हो. या हम कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई मेरी पॉकेट मार दे, मेरा पर्स गायब हो जाए, तभी स्ट्रेस हो. मेरे घर में कोई बीमार हो तभी स्ट्रेस हो. मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो जाए तभी स्ट्रेस हो. ये सोचना गलत है. तब तो स्ट्रेस होगा ही. मेरा कहना यह है, इट इज अ रियलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल लाइफ. नो वन कैन लिव विदाउट स्ट्रेस. That is the fact. And stress is not caused by the negative events or happenings in our life, but even the good happenings, और जिसको हम हिंदी में कहें सुखदायी स्थितियों में भी स्ट्रेस पैदा होता है. मैं एक बहुत सामान्य उदाहरण हमेशा देता हूं. आपको एक दिन डॉक्टर साहब बधाई देते हैं कि बधाई हो, आप लोग माँ बाप बनने वाले हैं और सब कुछ ठीक ठाक है, आराम से रहिए, बीच बीच में जांच कराते रहिए. और एक निश्चित तारीख दे दी जाती है कि इस तारीख के आसपास आपके घर में एक नवागंतुक आने वाला है. बड़ा खुशी देने वाला समाचार है. पर आप वो सब लोग जो बाप बने हैं, माँ बने हैं, वो याद करें कि जब ये समाचार दिया गया उस समय दिल में धक भी हुआ. समाचार खुशी का है. डॉक्टर ने इस बात को भी कहा है कि सब कुछ ठीक होने वाला है, पर एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी अनईजीनेस दैट एग्जिस्टेड देन. एंड दिस कंटिन्यूड till the child arrived. सुखदायी स्थितियां हैं, खुशी की माहौल है, परंतु एक स्ट्रेस है.
और इस स्ट्रेस इस बात का प्रमाण है, खुशी के स्ट्रेस का, कि 99.99% माएँ, होने वाली माँ जब लेबर रूम को जा रही होती हैं तो उनका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो शूट करता है, वो टेंशन में है। डॉक्टर कह रहे हैं बेटे रिलैक्स रहिए, ठीक रहिए, सब ठीक होने वाला है। बोलने से क्या होता है, आदमी को स्ट्रेस है, उस माँ को स्ट्रेस है। और ये मत समझिए कि केवल माँ को स्ट्रेस है, उस बाप को भी स्ट्रेस है जो बाहर खड़ा है, सब ठीक तो होगा, समाचार अंदर से ठीक तो आएगा, जबकि हर कोई कह रहा है कि सब ठीक है। बाकी रिश्तेदार तो बेंच में लेबर रूम के बाहर बैठे रहते हैं, होने वाला बाप जो है वो चक्कर मारते रहता है, उसका भी बीपी चढ़ा होता है, नापता नहीं है, कोई बात अलग है, परंतु इवन हिज ब्लड प्रेशर इज हाई। मैं उदाहरण केवल इसलिए दे रहा हूं, इस बात को मानिए कि केवल दुखदायी स्थितियां ही तनाव का कारण नहीं होती, सुखदायी स्थितियां भी तनाव का कारण होती। दूसरा, भौतिक कारणों की वजह से भी स्ट्रेस होता है और मनोवैज्ञानिक कारणों की वजह से भी स्ट्रेस होता है। ऑफिस में वर्कलोड बढ़ गया, कोई एग्जाम कंडक्ट कराना है और बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है और बेंच की संख्या कम है, आपको हर एक चीज का अरेंजमेंट करना है और आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि साहब निर्विघ्न परीक्षा होनी चाहिए। आप 4-4, 5-5, 6-6 घंटा ओवरबर्डन है, काम कर रहे हैं, दिस इज ए फिजिकल स्ट्रेस। आपका बच्चा बोर्ड परीक्षा में है, पढ़ाई तो ठीक कर रहा है, पेपर भी ठीक जा रहे हैं ऐसा वो कह रहा है, परंतु पता नहीं रिजल्ट कैसे आएगा, जैसा सोचा है वैसा परफॉर्मेंस होगा या नहीं होगा। ये स्ट्रेस आपको है, ये मनोवैज्ञानिक स्ट्रेस है। स्ट्रेस लो इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी का भी होता है। दोस्त के साथ घूमने जा रहे हैं, सामने अचानक एक गड्ढा दिखाई देता है, बात कर रहे थे ध्यान नहीं था, और अचानक गड्ढा दिखता है, आप हड़बड़ाते हैं, या तो रुकते हैं या कूद करके अपना कदम आगे रखते हैं। ये एक अल्पकालिक स्ट्रेस है, हुआ और गया। पर आपके घर में कोई सीनियर है, कोई आपका रिश्तेदार है, करीबी है, जो पिछले 3 महीने से बीमार है, रोज दवा दारू हो रही है, हर पीरियडिक चेकअप हो रहा है, परंतु कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन स्ट्रेस है। इट इज कंटिन्यूइंग फॉर सेवरल डेज, इवन मंथ्स एंड ईयर्स। स्ट्रेस जो है वो इंटेंसिटी के हिसाब से और ड्यूरेशन के हिसाब से भी कम ज्यादा हो सकता है। तो मेरा कहना यह है कि स्ट्रेस इज सच ए टेरिफिक रियलिटी ऑफ लाइफ, नो वन इज फ्री ऑफ इट। If you deny that you don't have stress, that doesn't mean that you do not face the stress. Stress किसी भी प्रकार से हो, the unfortunate part of stress is it has its negative impact on your psychosomatic condition. शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्ट्रेस आपको खाएगा ही। पॉजिटिव स्ट्रेस नाम की कोई चीज नहीं होती। एवरी स्ट्रेस इज डेट्रीमेंटल टू ह्यूमन बीइंग, और इसीलिए इसके प्रति उदासीन या लापरवाह होने में समझदारी नहीं है। आपको स्ट्रेस मुक्त कोई नहीं कर सकता। अगर बहुत सारे आजकल टीवी में भी आता है, पेपर में विज्ञापन आते हैं, मैं आपको तनाव मुक्त कर दूंगा, सब झूठ बोलते हैं, गलत बात। तनाव मुक्त इस जीवन में मैं तभी होऊंगा जब मैं जिस दिन मैं आखिरी सांस लूंगा, तब तक स्ट्रेस और मैं, हम दोनों साथ साथ चलेंगे। तो बात सामने आती है तो क्या किया जाए, उस पर हम बाद में जाएंगे। एक ही किया जा सकता है ऐसी कंडीशन में, वो है यू शुड लर्न टू मैनेज स्ट्रेस। व्हाट हैपेंस विद मैनेजिंग स्ट्रेस?
अगर आपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं किया तो उससे अगर आपको मान लीजिए 50 नंबर तक नुकसान हो रहा है, आप अगर उसको मैनेज करते हैं तो वो नुकसान आप 40 कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, 0 कभी नहीं कर सकते हैं। ये मैं अभी भी कहूंगा, यू कैन नेवर मेक इट 0। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके निगेटिव इंपैक्ट को और उसके होने वाले असर को आप कितना मिनिमाइज करें। दैट इज योर एक्सपर्टीज, दैट इज योर प्रोफिशिएंसी। और इसीलिए इस पर सीरियस होइए ताकि इसके इंपैक्ट को कम किया जाए। निग्लेक्ट मत करिए, क्योंकि ये सबसे खतरनाक चीज है। और खतरनाक चीज क्यों है मैं आपको बताऊं। आज तक स्ट्रेस की वजह से होने वाली जो बीमारियां हैं वो इतनी घातक है। मैं आपको अगर लिस्ट बताऊं, इसमें होता है अल्सर, इसमें होता है हाई ब्लड प्रेशर, इसमें होती है हार्ट डिजीज, इंसोम्निया निद्रा नाश, नींद नहीं आना, इरेगुलर स्लीप, कभी 7 बजे ही उबकाई आ रही है, कभी 12 बजे तक नींद नहीं आ रही, एक झीना झीना सा सरदर्द, गहरी थकान, जितनी मेहनत की उससे मैनीफोल्ड आप थकान महसूस करते हैं, काम करने का मन नहीं करना, लस्त पड़े रहने को मन करता है, छोटी छोटी बातों में घर में झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी के बीच में, बाप बेटे के बीच में, माँ बेटी के बीच में, वी आर फाइटिंग, वी आर क्वारलिंग फॉर ट्रिवियल इश्यूज, बहुत छोटी बात है उस पर झगड़ा हो रहा है। थोड़ा विस्तार से आगे बात करेंगे। या फिर एक सबसे घातक तकलीफ जो आज की तारीख में कॉमनली पाई जाती है वो है डायबिटीज। अब आप देखिएगा कि ये सारी बीमारियां खतरनाक बीमारियां हैं, और अनफॉर्चुनेटली आज तक ये बीमारियां 90% प्रकरणों में स्ट्रेस की वजह से इंसान को होती हैं, परंतु हम इसका जिम्मा किसी दूसरे पर डाल देते हैं और स्ट्रेस को मैनेज करने पर ध्यान नहीं देते। अर्ली एज में आने वाली सारी समस्याएं स्ट्रेस की वजह से है, और इसलिए स्ट्रेस को महत्वपूर्ण मानते हुए उस पर ध्यान दें। ये मेरा आपसे व्यक्तिगत और विशेष आग्रह है। हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन और शुगर, 99% लोग जो हैं वो इसको जेनेटिक बीमारी है, मेरे पिताजी को था, मेरे माँ को था, इसलिए मेरे को होगा ही, मैं इससे बच नहीं सकता, ये बात कहते हैं। आप बच नहीं सकते, सच है, मैं इससे इनकार नहीं करता, वो साइंस है। परंतु ये हार्ट डिजीज, ये ब्लड शुगर या डायबिटीज या ये हाइपरटेंशन मुझे किस उम्र में हो ये तो मैं तय कर सकता हूं। अगर मैंने इसको स्ट्रेस फैक्टर को मिनिमाइज किया तो जो डायबिटीज मुझे 65 साल की उम्र में होनी चाहिए या जो 45 ही साल में हो जाती है, इसलिए क्योंकि मैंने स्ट्रेस को मैनेज नहीं। मैंने 20 साल का बीमारी का कार्यकाल मैंने केवल स्ट्रेस को मैनेज नहीं करने की वजह से बढ़ा लिया। मेरा आप सब लोगों से विशेष आग्रह है कि ये जो मैंने आपको तकलीफें बताई ये जनरली सभी सर्विंग लोगों को होती हैं। कमिटेड लोग जो हैं, समर्पित कार्यकर्ता आप लोगों जैसे हैं, उनको ये तकलीफें होंगी ही, और अर्ली एज में हो जाती हैं। ये बहुत बाद में हो या ना हो ये संभव है अगर आपने स्ट्रेस को मैनेज किया। अब बात यह आती है कि स्ट्रेस के शिकार कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दें। इट हैज 2 पैरामीटर्स। One is the constitution, psychosomatic constitution of the individual, which decides whether I am stress prone or not. And another portion is the environmental factors, the outside parameters, which are creating stress and damaging me. These are the 2 things I become victim of it. तो स्ट्रेस मैनेज करने के दो साइड से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। एक तो वो पैरामीटर जो मेरी पर्सनालिटी से रिलेटेड है, उसको मैं कंटेन कर सकता हूं, सो आई मिनिमाइज द डैमेज ऑफ स्ट्रेस। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग होते हैं जो स्ट्रेस के आसान शिकार बनते हैं। कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने दूंगा।
आप अपने आप का मूल्यांकन करिए, आप अपने आप को उसके साथ लिंक करके देखिए। इफ यू फॉल इनटू दैट कैटेगरी, बी केयरफुल। और जो मैं आपसे थोड़े सुझाव आपके सामने रखूंगा, उस पर थोड़ा गौर करने की कोशिश करिएगा। जैसे सबसे पहला, वो लोग स्ट्रेस के आसान शिकार होते हैं who are short tempered. Short tempered people are most easy scapegoat of stress. छोटी छोटी बात पर तड़ से नाराज होना, ये कुछ लोगों की खामी होती है। उनमें एक अच्छा गुण भी होता है, और वो गुण है वो बहुत जल्दी शांत भी हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, पर उसमें एक ही पेच पड़ा है कि ऐसा आदमी जब स्ट्रेस का शिकार हो जाए, आप नाराज होते हैं, स्ट्रेस का शिकार होते हैं और बहुत जल्दी शांत भी हो जाते हैं, परंतु यू नेवर रीच टू द ओरिजिनल लेवल ऑफ हेल्थ। नेवर। यू आर शॉर्ट इनफाइनाइटेसिमली ही सही, परंतु यू आर शॉर्ट ऑफ दैट हेल्थ लेवल। व्हाई आर यू एडिंग टू इट? अपने हेल्थ के डैमेज में को आप क्यों ऐड करना चाहते हैं? शॉर्ट टेम्पर्ड लोगों को शॉर्ट टेम्पर्ड होने से बचने की लगातार कोशिश करनी चाहिए। शॉर्ट टेम्पर्ड लोग बहुत आसान शिकार होते हैं, और इसका नुस्खा बहुत आसान है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा, आप भी अपने बच्चों को कहते होंगे, व्हेन यू आर फीलिंग ए रेज, काउंट नंबर्स। कितना आसान है। जब और वो ऐसा गुनगुनाने लगता है अंदर से, जब गुस्से की एक एक जिसको कहते हैं पंच आता है, तो अंदर से ऐसा लगता है जैसे विस्फोट हो जाएगा। बुजुर्ग कहते हैं, मुंह बंद रखिए और गिनती गिनना शुरू करिए। काउंट नंबर्स, 1 2 3 4 4 3 2 1, 1 2 3 4 4 3 2 1। और जब तक ये रेज कम नहीं होता, कीप ऑन काउंटिंग नंबर्स एंड you will cool down, and the moment you cool down, slowly you will give up the tendency of becoming a short tempered person. आप उससे मुक्त हो जाएंगे। That is one way you should attempt at. यही एक इसका तरीका है, आसान तरीका है। पर शॉर्ट टेम्पर्ड होने को डिफेंड मत करिए ये कह करके कि अरे यार हम नाराज होते हैं तो शांत भी तो हो जाते हैं। ये सॉल्यूशन नहीं है उसका। दैट इज वन थिंग। कुछ लोग होते हैं जो किसी भी अनजान या नई सिचुएशन में सडनली अपने आप को अनईजी महसूस करते हैं। If some new task is assigned which they have never attempted at, they are nervous, they are restless, they are visibly uncomfortable. It appears that they are losing confidence. वो रूटीन लाइफ में जीना चाहते हैं। दे डोंट लाइक एनी डिस्टर्बेंस इन देयर लाइफ पैटर्न। और अगर मान लीजिए कोई उसमें उथल पुथल हो गई या कोई नया इवेंट हो गया, तो वो एबनॉर्मली जो है वो अपने आप वो असहज महसूस करते हैं अपने आप में। दे आर नॉट कंफर्टेबल। ये लोग भी स्ट्रेस के आसान शिकार होते हैं। Who are these people who become uncomfortable in such situations? The answer to this question is the people who are weak in knowledge content, they lose confidence quickly. ये एक इनडायरेक्ट कोरिलेशन है, परंतु ये है। अगर एक आदमी इंफॉर्मेशन और नॉलेज के प्रति आग्रही नहीं है, एक इंसान अगर नॉलेज को एक्वायर करके अपने को नॉलेजेबल पर्सनालिटी के रूप में कन्वर्ट करने का आग्रह नहीं रखता, वही लोग अनट्राइड सिचुएशन में अपने आप को अनकंफर्टेबल पाते हैं। और इसीलिए मेरा ऐसे लोगों से कहना है कि अगर आप if you feel that you generally are not comfortable in a new situation or untried situation, the best way is develop a habit to accumulate knowledge of any field. किसी भी क्षेत्र की जानकारी अगर आपके पास आ रही है, दिल को खोलिए, दिमाग को खोलिए, केवल जानकारी एकत्रित करते रहिए, उसका उपयोग हो या न हो, because knowledge adds to your confidence। एक बात। और दूसरी बात मैं इन लोगों से कहता हूं कि हमेशा
एक ऑटो सजेशन देते रहिए कि जीवन में हर काम मैंने कभी न कभी पहली बार किया है। हर काम। मैं इस दुनिया में आया, मेरी स्लेट जो थी क्लीन थी साहब, देयर वाज नो राइटिंग ऑन माय स्लेट, माय कॉपी वाज विदाउट एनी स्क्रिप्ट। मैंने हर काम को पहली बार किया और सक्सेसफुली किया और आज तक किया, और आज तक अगर किया है तो आगे भी कर सकता हूं। ये ऑटो सजेशन लगातार अपने आप को देते रहिए, ताकि अनट्राइड सिचुएशन में आप अपने आप को अनकंफर्टेबल न पाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा अपने आप को पाते हैं, यू आर इजी विक्टिम ऑफ स्ट्रेस। इससे बाहर आने का ये तरीका है। तीसरे वो लोग होते हैं जिनके दोस्तों की संख्या कम होती है। Believe me, we are social creatures. We need to have friends. We need to have many friends. When I say many friends, I don't mean the academic meaning of friend. वो जो हम लोग स्कूल कॉलेज में बच्चों को पढ़ाते हैं, ए फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। इस परिभाषा या इस मुहावरे का फ्रेंड मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं फ्रेंड का मतलब हर वो इंसान जो मुझसे हेलो हाय करता है, जिससे मैं हाय क्या हाल है और बहुत दिनों बाद दिखे, अरे कहाँ चले गए थे, ऐसी ही सतही सी लगने वाली बातें करने वाले लोगों की संख्या जिनकी ज्यादा हो, मैं कहता हूं नंबर ऑफ फ्रेंड्स इज मोर। और ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। अगर मैं अपने आप में सिमटा हूं, एक या दो लोगों के अलावा न मैं किसी को जानता न कोई मुझे जानता, ये कंडीशन अगर है तो ये बहुत डेंजरस स्थिति है। ये आपको स्ट्रेस का शिकार बनाएगी। इसलिए लोगों से खुल करके मिलिए। क्यों नहीं मिलते हैं लोग? लोग दो कारणों से नहीं मिलते हैं। एक उनका होता है ईगो, मेरी क्या गरज है, व्हाई शुड आई मीट पीपल, मेरे को किसी से कोई काम नहीं, लोगों को काम होगा तो मुझसे मिले, मेरी कोई गरज नहीं है। इस एरोगेंस में या इस ईगो में हम कुछ लोग जीते हैं, एंड दे डोंट find it convenient or they don't find it easy to interact with people. वो अपने उस ऑरा में जीते हैं कि आई एम मुझे भी किसी से मिलने की जरूरत नहीं, बट दैट इज नॉट फेयर। और दूसरे वो लोग होते हैं जिनके दोस्तों की संख्या कम होती है, जिनको ये डर सताता है कि दोस्ती करूं तो सामने वाला मुझको कोई गलत काम करने के लिए मत कह दे, किसी को नंबर बढ़वा देना, किसी को पास करा देना, किसी को ट्रांसफर करने के लिए कुछ बोलवा देना। मैं अगर दोस्त हूं तो मुझे कोई कहेगा कोई गलत काम करने के लिए जो मैं नहीं करना चाहता, तो मैं उसको बहुत उतनी ही दोस्ताना लहजे में कह सकता हूं कि मैं ये नहीं कर सकता। परंतु इस डर से मैं आदमी से लोगों से परिचय तक न रखूं, ये एक समझदारी पूर्ण निर्णय नहीं है। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है कि मेक फ्रेंड्स। हेलो हाय करने की स्थिति होनी ही चाहिए और सतत रूप से होनी चाहिए। चौथा वो लोग होते हैं जो बहुत आसान शिकार बनते हैं, वो लोग हैं whose responses are inconsistent। एक जैसी सिचुएशन है परंतु उनके रिस्पॉन्स जो है वो आज कुछ है, कल कुछ है, अभी कुछ है, थोड़ी देर बाद कुछ है। दिस इनकंसिस्टेंसी suggests that this person is going to become an easy victim of stress। उदाहरण मैं सामान्य रूप से देता हूं, खास करके शादीशुदा लोगों पर मैंने वो ज्यादा उसको मैंने वो समझने में आसानी होती है। जनाब आप चाय पीते हैं, जब थक हार करके घर जाते हैं शाम को, आपकी पत्नी आपके लिए एक कप चाय लेके आती है। कभी ऐसा हो जाता है कि साहब आप जितनी शक्कर पसंद करते हैं, शक्कर उससे कुछ ज्यादा ही पड़ गई, मजा नहीं आ रहा है चाय में। आप अपनी पत्नी को बुलाते हैं और उसको कहते हैं यार बेगम, आज की चाय में ना तुम्हारे मोहब्बत की मिठास कुछ ज्यादा हो गई है, थोड़ी एक कप दूसरी चाय बना दो जिसमें शक्कर कुछ कम हो। वहीं कभी आपको जब थोड़ी ज्यादा शक्कर आ जाती है
तो आप अपनी पत्नी पर चिल्ला पड़ते हैं कि क्या घर है या तमाशा है, एक कप चाय भी नसीब नहीं है। इतना थका हारा मरे मरे घर आया और ये ऐसी चिपचिपी चाशनी नुमा चाय पिला दी गई है। लानत है इस घर पर, बाहर ही से पी के आता तो अच्छा था। आपकी पत्नी कंफ्यूज हो जाती है कि कभी तो आप घर पर लानत भेजते हैं और कभी उसमें मोहब्बत की मिठास देखते हैं। ऐसा कई लोगों के साथ होता है। सिमिलर सिचुएशन एंड द रिएक्शन ऑफ द रिस्पॉन्स इज डिफरेंट। दिस शुड नॉट हैपन। पर किनके साथ होता है ऐसा, मैं आपको बताऊं, इनकंसिस्टेंसी ऑफ रिस्पॉन्स उन लोगों के साथ होता है जो साइकोलॉजिकली टर्बुलेंट हैं, जिनके दिमाग में वैचारिक उथल पुथल मची है। ऐसे ही लोगों की रिस्पॉन्सेज कंसिस्टेंट नहीं होते और ये लोग स्ट्रेस के आसान शिकार भी हो जाते हैं। बेहतर ये है, मेरा सुझाव है कि अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो थोड़ा सा मेडिटेट करने की कोशिश करिए। किसी उचित गाइड के मदद से मेडिटेशन की कोशिश करिए, ध्यान लगाने की कोशिश करिए। अगर आप ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो आप इस तकलीफ से बच सकते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं, those who are suspicious of others motives। ये वो लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया उनके खिलाफ एक षड्यंत्र कर रही है। उनको ऐसा महसूस होता है कि कोई भी आदमी भरोसेमंद नहीं है, बिना स्वार्थ के कोई संबंध नहीं रखता। हर आदमी का कोई ना कोई निहित स्वार्थ है। हर आदमी मेरी टांग खींचना चाहता है, हर आदमी मेरी पीठ पीछे बुराई करना चाहता है। ये जो भाव है, ये भाव इस सीमा तक बढ़ जाता है कि अगर कोई रास्ते चलते हुए आपसे किसी ने कहा गुड मॉर्निंग सर, तो आप आधा घंटा एक यही सोचने में लगा देंगे कि यार ये आदमी ने गुड मॉर्निंग क्यों कहा। कोई जरूर उसके पीछे भाव होगा, कोई जरूर उसके पीछे उसका कोई योजना होगी, कोई दुष्ट काम होगा या कोई बात होगी, वरना मेरे को गुड मॉर्निंग क्यों कहा। कोई आपको देखता है और सर कैसे हैं, सब तबीयत तबीयत ठीक है, आपका दिमाग में शुरू हो जाता है अरे मेरी तबीयत के बारे में क्यों पूछ रहा है, मेरी तबीयत को क्या हुआ है। वो अपनी तबीयत देखता, जबरदस्ती मेरी बुराई चाहता है, जबरदस्ती वो मुझे बीमार देखना चाहता है, वगैरह वगैरह। एक नहीं 10। आप हमेशा हर एक्सटर्नल रिस्पॉन्स को लेकर के एक निगेटिव स्टैंड लेकर के खड़े होते हैं। मैं आपको, ये बड़ी दुखदाई स्थिति होती है ऐसे लोगों के लिए। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि द वर्ल्ड इज मेड ऑफ गुड एंड बैड पीपल बोथ। अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोगों से दुनिया बनी है। एटीट्यूडनल शिफ्ट जो है, इसको लाने की जरूरत है आप में। आपको ये कॉन्फिडेंस अपने आप में बिल्ड करने की जरूरत है कि भाई साहब, मैं किसी को बुरा नहीं मानता जब तक कि सामने वाला अपने आप को बुरा साबित नहीं कर देता। ये ऑटो ट्रेनिंग देना शुरू करिए। ये वो लोग होते हैं जो ये मान के चलते हैं कि दुनिया में कोई आदमी अच्छा नहीं होता, और अगर अच्छा है तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो अच्छा है, और ऐसा कोई आदमी अच्छा प्रूव नहीं कर पाता क्योंकि आप किसी को अच्छा मान ही नहीं रहे हैं। वो प्रमाण देगा भी तो भी उस प्रमाण को आप मानोगे नहीं, क्योंकि आपने ये मान लिया है कि वो अच्छा है या वो खराब है। पर इस पैराडाइम को पलटिए और उसको पैराडाइम में ऐसा शिफ्ट लाइए कि साहब मैं हर आदमी को अच्छा मानता हूं जब तक कि वो अपने आप को बुरा साबित नहीं करता। लेट हिम प्रूव दैट ही इज ए बैड मैन, और फिर मैं उससे निपट लूंगा। ये कॉन्फिडेंस अपने आप में रखिए। दुनिया ज्यादा खुशगवार दिखाई देने लगेगी और आप स्ट्रेस से होने वाली समस्याओं से बहुत हद तक अपने आप को बचा पाएंगे। एक वो लोग होते हैं जो अपराध बोध से ग्रस्त होते हैं। देयर आर पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम गिल्ट फीलिंग।
छोटी सी गलती हो जाए तो भी वो उसको इतना ज्यादा खींचते, अरे यार बड़ा खराब लग रहा है, ऐसा हो गया, बड़ा खराब लग रहा है ऐसा। लोग कह रहे हैं कोई बात नहीं, भी हो जाता है, नहीं नहीं वो तो ठीक है पर ऐसा होना नहीं चाहिए, बड़ा मुझे मजा नहीं आ रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल ये वो लोग होते हैं जो अपने जीवन में परफेक्शनिस्ट बनने के लिए मरे जा रहे हैं। दे वांट टू बिकम परफेक्शनिस्ट इन लाइफ, और परफेक्शन की ओर वो जा नहीं पाते हैं, और इसके चलते हर छोटी बड़ी होने वाली भूल को लेकर के वो अनुपातहीन परेशान होते हैं। मेरा केवल एक कहना ऐसे लोगों से है, इस बात पर भरोसा करिए, नेचर डज नॉट एक्सेप्ट परफेक्शन। नेचर परफेक्शन को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता। आप इस बात को नोट कर लीजिए। यू कैन नेवर फाइंड अ सिचुएशन विच इज परफेक्ट, नेवर, because nature does not approve this. Nature is the golden equilibrium between perfection and imperfection. सटीकता और सटीक असटीक होने के बीच के अद्भुत संतुलन और संयोग का अनुमोदन प्रकृति करती है। परफेक्शनिस्ट का आग्रह करना यह अप्राकृतिक सोच है, ये नेचर रिकमेंड नहीं करती। और मैं आपको और बात बताऊं, परफेक्शन जो है वो खुद इम्परफेक्शन में लीड करता है, और इसीलिए परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश मत करिए, सहज और सामान्य बनने की कोशिश करिए। और जब आप इसकी कोशिश करेंगे तो जो अपराध बोध से ग्रस्त लोग जो हैं, वो जो आसान शिकार होते हैं, वो उससे बच सकते। तो मित्रों, दो टाइप, जैसे मैंने कहा, दो शाखाएं हैं। एक तो मेरा व्यक्तित्व जो मुझे स्ट्रेस के प्रति आसान शिकार के रूप में प्रस्तुत करता है, और एक बाहरी कारक है। तो ये आंतरिक कारक मैंने आपके सामने रखे, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे, जिसकी वजह से मैं स्ट्रेस का शिकार बनता हूं। ये वैज्ञानिकों के द्वारा इंपीरिकल रिसर्च से आइडेंटिफाइड पॉइंट है, जोगलेकर ने नहीं बनाए। ये वो पॉइंट है जो उन्होंने पाए कि ये लोग स्ट्रेस के आसान शिकार होते हैं। इनमें से आप किसी भी कैटेगरी में आते होंगे, तो मेरा आपसे सविनय निवेदन और आग्रह है, अपने आप को उससे बाहर निकालने की कोशिश करिए। खुशगवार जिंदगी जीना ये हमारा आपका हक है। हम अनावश्यक रूप से अपनी नादानी के चलते अपने आप और अपने जीवन को स्ट्रेसफुल बनाते हैं। एक और नेक्स्ट, अब दूसरा पॉइंट हम आए। दूसरा पॉइंट वो होता है जिसमें एक्सटर्नल पैरामीटर्स होते हैं, कुछ बाहरी तत्व होते हैं जो मेरे को स्ट्रेस में डालते हैं, which are called as the major stressors in life. Who are they? प्रायोरिटी के हिसाब से बता रहा हूं, डेथ इज नंबर 1। अगर मेरे किसी निकटस्थ की मृत्यु होती है तो उसका स्ट्रेस सर्वाधिक होगा। मैं उसको महसूस करूं या नहीं करूं, मैं उसको व्यक्त करूं या नहीं करूं, ये मेरे हाथ में नहीं है, वो स्ट्रेस होगा ही। दैट इज नंबर 1। दूसरा स्ट्रेस पैदा करने वाला एक्सटर्नल पैरामीटर होते हैं बच्चे। बड़ा आपको अजीब लगेगा कि बच्चे कैसे, बच्चे तो खुशी का सबब होते हैं, वो कहने की बात है, पर रियलिटी ये है कि बच्चा नंबर 2 पर स्ट्रेस पैदा करने वाला फैक्टर है। जिस दिन उसके आने की सुगबुगाहट होती है, उस दिन से लेकर के मैं जिस दिन इस दुनिया से जाऊंगा, तब तक बच्चा मेरे को स्ट्रेस देता है। उसके आने तक का सिलसिला तो मैंने आपको बताया, परंतु दुनिया में आने के बाद भी उसके द्वारा दिए जाने वाला स्ट्रेस कम नहीं होता। जब वो बड़ा हो रहा है तो सामान्य है इसका स्ट्रेस, कहीं कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, हम उसकी चेकिंग करते हैं, बड़ा स्ट्रेस लगातार बना रहता है, वो ठीक ठाक बड़ा हो जाता है। उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का स्ट्रेस रहता है, उसको स्कूल भेजते हैं तो हम परेशान हैं कि वो सुरक्षित जाए, सुरक्षित आए। थोड़ा बड़ा होता है, पढ़ाई ठीक से पढ़े, परीक्षा में पास हो, अच्छे नंबर से पास हो, उसके परफॉर्मेंस को लेकर के स्ट्रेस है।
पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो उसके नौकरी को लेके स्ट्रेस है कि ठीक ठाक नौकरी मिले। हम ये कहते जरूर है कि ये हो जाएगा तो फिर मैं रिलैक्स हूँगा, हम और आप रिलैक्स नहीं रह पाते। पढ़ाई कराना मेरा काम है, अब नौकरी उसकी जिम्मेदारी है, ऐसा बोलने वाले भी जब तक बच्चे को नौकरी नहीं मिलती तब तक स्ट्रेस में रहते हैं, और जब बच्चे को नौकरी मिल जाती है तब भी स्ट्रेस में रहते हैं, अरे वो वहां पड़ा है। कोई इस बात को लेकर के स्ट्रेस में है कि मेरा बेटा जो है फॉरेन में है, मेरे को जब तकलीफ होगी तो वो आ भी नहीं पाएगा। जिसका बेटा इंडिया में है परंतु घर से दूर है, वो भी परेशान है कि जब मैं बीमार हो जाऊं तो तत्काल तो वो आ ही नहीं पाएगा, जब तक वो आएगा पता नहीं मेरा क्या होगा। नौकरी अगर घर में भी है तो वो ठीक है कि नहीं, उसकी तनख्वाह ठीक है कि नहीं, या उसका बॉस ठीक है कि नहीं, इसको लेकर के स्ट्रेस है। नौकरी कर रहा है तो स्ट्रेस है। उसके बाद शादी हो जाए तो स्ट्रेस है। शादी हो जाए तो उसके बच्चे हो रहे हैं कि नहीं, उसका स्ट्रेस है। बच्चे हो जाए तो उसका स्ट्रेस है। कहने का मतलब ये है कि साहब, बच्चे जितनी खुशी का सबब होते हैं उतने ही बराबरी से आपके स्ट्रेस का भी सबब होते हैं। कुछ स्ट्रेस खुशी की वजह से, कुछ स्ट्रेस दुखदायी स्थितियों की वजह से, परंतु बच्चे स्ट्रेस देते हैं। तीसरा फैक्टर होता है एज। जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ते जाते हैं, हम क्रोनोलॉजिकली तो एज में बढ़ रहे हैं, परंतु साइकोलॉजिकली हम 25 साल के जवान बने रहना चाहते हैं, और ये जो गैप है, ये गैप हमें स्ट्रेस लाना शुरू करता है। हम उसके साथ कदम ताल नहीं कर पाते कि मेरी एज ये है और उसके हिसाब से मेरा लाइफ ऐसा है या मैं ऐसा कर रहा हूं, ये हम नहीं कर पाते। पहले तो मैं 20 रोटी खा लेता था, 3 रोटी खाने में भी अपच हो जाता है, इसी का स्ट्रेस है मेरे को। ये कोई बात है? पहले मैं सीढ़ियां जो है धड़ धड़ चढ़ जाता था, आज 10 सीढ़ी चढ़ता हूं तो हाफने लगता हूं, इसी का स्ट्रेस है। पर ये मैं नहीं सोचता कि अब मैं 60 साल का हूं, मैं वैसा नहीं चढ़ सकता सीढ़ी जैसे मैं 25 साल की उम्र में चढ़ता था। एज रिलेटेड जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिहेवियर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लीडिंग लाइफ होना चाहिए, उसको साइकोलॉजिकली मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं, और उसकी वजह से मुझे स्ट्रेस होता है। इसीलिए हम कहते हैं एज भी स्ट्रेस का सबब बनती है। बहुत सारी ऐसी रियलिटीज ऑफ लाइफ हैं जो एज मुझे बता रही है। मेरे तो सारे बाल आपको सफेद दिख रहे होंगे, आप में से बहुत सारे लोगों के बाल काले होंगे। जब आपके सर में पहली बार पहला एक सफेद बाल दिखा तब आपको कैसे लगा, याद करिए। फटाक से उखाड़ा आपने, फिर 2 दिखे, उसको भी उखाड़ा। और हर बार जब बाल सफेद दिखता था तो आपको स्ट्रेस होता था, आपको ऐसा लगता था कि अब मैं एजिंग में की ओर बढ़ रहा हूं। इट वॉज कॉजिंग स्ट्रेस टू यू। एक तनाव ऐसा आ रहा था। फिर नाई क्या जाते कहते ये सफेद वाले काट दे क्योंकि ये उखाड़ने से ज्यादा हो गए। फिर कुछ लोग कुछ दिनों तक काला करते हैं, फिर उसमें भी थक जाते हैं, और हम फिर उसके बाद स्वीकार करते हैं कि भैया ये जो रियलिटी ऑफ लाइफ है, मान लेते हैं, परंतु उसका स्ट्रेस हम पर बना रहता है, हम उसके स्ट्रेस से मुक्त नहीं होते। एक्सेप्ट ये वो फैक्टर है जो मेरे हाथ में नहीं है। मैं हर साल 70 साल की उम्र तक 25 साल का नहीं बना रह सकता। आई हैव टू लर्न, वो मुझे स्ट्रेस लाएगा ही। मेरी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं में अंतर आएगा ही। मैं जिन चीजों को पहले दमदारी से झेल लेता था अब नहीं झेल पाता, ये होगा ही, और इसकी वजह से मुझको स्ट्रेस होगा। तीसरी बात होती है जो हिंदुस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है शोर। हमारे यहाँ हल्ला गुल्ला करने की बड़ी आदत है। लाउड स्पीकर लगाएंगे, टीवी लगाएंगे, रेडियो लगाते थे पहले, बोलेंगे इतना जोर, इतना हल्ला, ओ हो। एंड शोर इज ए नंबर 4 स्ट्रेस कॉजर। शोर की वजह से स्ट्रेस होता है। क्यों? इसका सिंपल साइंटिफिक आर्गुमेंट है। A noise is a sound which is not needed or desired by the body, but it reaches my brain through my ears. And my brain has to consume a huge amount of energy
to nullify that sound, I feel fatigue, मैं थकान महसूस करता हूँ, क्योंकि मुझे वो लगातार उस शोर को रिजेक्ट करना है, उसको कैंसिल करना है, उसके इम्पैक्ट को नकारना है, और उस प्रोसेस में बहुत एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय द ब्रेन। बेहतर ये है कि मैं शोर को मिनिमाइज करूं ताकि ये कंजम्पशन कम हो, बिकॉज दैट कॉजेज स्ट्रेस। हॉर्न बजाना है हमारे यहाँ की बड़ी हैबिट है साहब, हम जबरदस्ती हॉर्न बजाते। आई एम पेन्ड, मैं बिलासपुर में रहता हूँ, कलेक्ट्रेट के सामने से मैं जब जाता हूँ वहां एक बोर्ड लगा है साहब, साइलेंस जोन, परंतु वहां सबसे ज्यादा गाड़ियों के हॉर्न बजते हैं, और वहां केवल प्राइवेट गाड़ियों के नहीं बजते। सच्चाई तो ये है कि सरकारी गाड़ी भी वो बजाती है। इवन दे आर नॉट केयरिंग, क्यों अल्लाह करे, क्यों हॉर्न बजा रहे हैं। और आप अगर किसी को हॉर्न बजाने से रोकने की कोशिश करेंगे तो हर बार आपका अनुभव अच्छा नहीं हो, ये भी संभव है। पर यह है कि मैं अपने स्तर पर तो इस बात के प्रति सावधान रहूं कि भाई शोर के प्रति थोड़ा सेंसिटिव हो जाऊं। फिर एक पॉइंट आता है नौकरी। नौकरी या एम्प्लॉयमेंट, चाहे वो आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो सर्विस हो, और आप बहुत सारे इसमें से सर्विंग सीनियर्स हैं, तो ये बात मैं आपको बताऊं कि ए जॉब व्हेन वी आर सर्विंग समवन फॉर सैलरी इज ऑलवेज स्ट्रेसफुल, because there is always a gap between the expectation of the boss and my performance. I may put in 110%, 200%, 400%, but my expectation of my boss will be 120%, 230%, 550%. If I am contributing 400%, his expectation is 500%. The gap between the performance and expectation by the boss causes stress, and it will always be there. It will always be there. मैं हमेशा इसको मजाक में कहता हूं कि साहब ये जो है ना, ये हनुमान जी की पूंछ है, नौकरी। मैं उसमें एक्सपेक्ट परफॉर्मेंस का कपड़ा लपेटता हूं और एक्सपेक्टेशन की पूंछ फिर बाहर आ जाती, फिर उस पर परफॉर्मेंस का कपड़ा लपेटता हूं, फिर एक्सपेक्टेशन की पूंछ बाहर निकल जाती है। ऐसा दिन कभी आता ही नहीं कि जब एक्सपेक्टेशंस को ओवरलैप करके परफॉर्मेंस आगे बढ़ जाए, वो दिन कभी नहीं आता। एंड दैट इज व्हाई आई एम ऑलवेज अंडर स्ट्रेस। एक्सेप्ट दिस फैक्ट, बी ऑनेस्ट टू योर ओन सेल्फ, contribute to the fullest of your capacity, and don't bother. If you keep on bothering, you will be under stress. So this is how you have to see the things. और फिर मैं कहूं एक और पॉइंट होता है जो एक कॉमन फिनोमिनन है ह्यूमन बीइंग्स का। मैंने ऐसा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, इंडियंस में ये पाया जाता है, ऐसा नहीं, इट्स अ ग्लोबल फिनोमिनन। हर इंसान किसी न किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार है, जिसको हम एहसास कमतरी कहते हैं या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कोई एक ऐसी छोटी सी सड़ी गली सी बात जो है, पता नहीं कब किसकी वजह से क्यों मेरे दिल में घर कर गई, और वो जिंदगी भर मुझे अंदर से खाते रहती है। ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इससे बाहर आइए। लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो हम पाल रहे हैं, हमको ऐसा लगता है कि लोग जो हैं उसी पर टारगेट कर रहे हैं, लोग उसी पर बात कर रहे हैं, लोग उसी को हिट कर रहे हैं। लोगों को पता नहीं है, बिलीव मी। पर हम धोते हैं, और मैं इसके संख्या नहीं, अनंत प्रकार हैं। जितने लोग दुनिया में हैं उतनी वैरायटी कॉम्प्लेक्सेस की हो सकती है। ऐसा ये अद्भुत विश्व है। सो नेचर ने मुझे बनाया, जैसे बनाया वैसे बनाया, उसको एक्सेप्ट करते हुए जिंदगी को जीने का मानस बनाइए। परफेक्ट तो किसी को नहीं बनाया, मुझे भी नहीं बनाया, आपको भी नहीं बनाया, पर जैसे बनाया यूजफुल बनाया, और इसीलिए उसके किसी भी एक हाथ निगेटिव पॉइंट को लेकर के
जिंदगी को नर्क करना और स्ट्रेस में जिंदगी को गुजारना ये समझदारी और बुद्धिमत्ता नहीं है, इस बात को समझिए. Why this complex image? I have no answer because since my birth, I don't know what might have happened which has resulted in some complex. किसी ने कभी कुछ कहा होगा इसीलिए, किसी ने कभी कुछ हुआ होगा इसलिए, या कभी मैंने अपने ही मन से कंक्लूड किया होगा इस, पर ऐसे कॉम्प्लेक्सेस पैदा कर लेते हैं. सो माय डियर फ्रेंड, इस बात का ध्यान रखिए कि आप किसी कॉम्प्लेक्स के शिकार न हो. कुछ बातें, अब ये दो तो पैरामीटर हो गए, कुछ मोटे तौर पर मैं थोड़ा संक्षेप में मैं एक 5 मिनट में और बात करना चाह रहा हूं. हाउ टू मैनेज इज इक्वली इंपॉर्टेंट. उसमें से कुछ बातें तो मैंने आपसे कह दी, कुछ और बची हैं, उसको मैं थोड़ा कवर करना चाहता हूं. जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज स्लीप. You must manage your sleep mechanism very effectively because if your sleep pattern is disturbed, you really cannot manage your stress. Your sleeping time must be fixed. Your waking up time must be fixed. Your sleeping hours should be between 6 to 8 hours. Come what may. Come what may. You should not sleep less than 6 hours because that will stress and strain your body. You should not sleep for more than 8 hours because that will make you lazy. But the point is your sleep pattern should be between 6 to 8 hours. फिक्स करिए समय, 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, आपका जैसा भी शेड्यूल हो, एक टाइम फिक्स करिए और उसके हिसाब से सोने चले जाइए. बता दीजिए, दुनिया को मालूम होना चाहिए कि इस समय के बाद नहीं मिलते हैं, ये सो जाते हैं. देयर इज नथिंग बैड. तकलीफ यह है हम कभी 9 बजे सोते हैं, कभी पार्टी में चले जाते हैं तो 1 बजे सोते हैं. मत जाइए पार्टी में. आप 10 बजे सोते हैं तो 10 बजे के पहले सारा खत्म होने का व्यवस्था करिए. एंड एज यू ग्रो इन एज, स्लीप पैटर्न का रूटीनाइज करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट यू मस्ट टेक केयर ऑफ. फिर उसमें एक बात आती है, कुछ लोगों को रात को सोने के पहले एक कप चाय या कॉफी पीने का शौक रहता है, गुड नाइट ड्रिंक बोलते हैं उसको. ये बिल्कुल वाहियात बात है. सोने के समय चाय और कॉफी ये कोई बात नहीं. आदत हो जाती तो लोग पीते हैं, परंतु वो सोने में मदद करने वाला ड्रिंक नहीं है. डोंट डू इट. वैसे ही एक बात और, जैसे जैसे उम्र बढ़ने, मेरे को बताया गया कि आप लोग सब 40 प्लस माइनस हैं, तो अब उधर ही जाएंगे, अब इधर तो लौटने की गुंजाइश नहीं है. इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सोने के पहले वॉशरूम होके आइए. योर ब्लैडर मस्ट बी एम्प्टी व्हेन यू गो टू बेड. बिकॉज अगर मान लीजिए 2 बजे आपको वॉशरूम जाने के नाम से नींद खुली, तो लौट के आएंगे तो 2 घंटा नींद नहीं आएगी. योर स्लीप पैटर्न इज डिस्टर्ब. मेक ए हैबिट टू एम्प्टी योर ब्लैडर बिफोर यू गो टू स्लीप. फिर एक होता है छोटी छोटी चीजों को पारिवारिक रूप से, छोटे छोटे घरेलू फसाद जो है ना, उसको सड़ाइए मत, उसको च्युइंगम की तरह खींचिए मत, खत्म करिए सोने के पहले. 99% समस्याएं जो घर में, जो छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं, वो उसी दिन खत्म होने वाले होते हैं. हम फालतू के, खाना खाते समय भी झगड़ा, तुमने ऐसा कहा, हम पति पत्नी के बीच में खास करके बता रहा हूं, तुमने ऐसा कहा, मैंने ऐसा कहा, ये ऐसा होगा, तुम्हारे पिताजी ने, मेरे पिताजी ने, तुम्हारी माँ ने, मेरी माँ ने, तुम्हारे भाई ने, मेरी भाई, किचकिच 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 चल रहा है. खाना भी सत्यानाश. फिर सोने चलेगा, वहां पर भी चल रहा है, और पुरानी बात आज याद आके हो रहा है. 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया, परंतु एग्जाम्पल खत्म नहीं हो रहे. फिर दोनों को समझ में आता है 11 बज गया, अब बाकी बात कल, ऐसा करके एक करवट आप सोते हैं, दूसरी करवट वो सोते हैं. दोनों को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि अगले दिन उसी प्रोग्राम को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसकी रणनीति बन रही है. डोंट डू इट. रिजॉल्व द इशू. सब सड़े गले फालतू के मसले हैं जिसको हम बहुत इंपॉर्टेंट बना देते हैं. फिर बेडरूम जो है वो आपका सबसे कन्वीनियंट और प्लीजेंट स्पॉट होना चाहिए, जिस पर लोग सबसे कम ध्यान देते हैं. मैं लोगों के बेडरूम के मैनेजमेंट को लेकर के बड़ा दुखी रहता हूं. यानी धड़ाम से जाके पड़े और दूसरे दिन उठ करके आ गए. यानी एक सराय टाइप बना के रखा है हमने अपने बेडरूम को. उसकी दीवारों का रंग, उसके लाइट की अरेंजमेंट. एक टीवी आप रखते हैं, एक तो कहीं तो भी कोने काने में स्टूल पड़ा रहता है, उसी को ला के उसके ऊपर टीवी रख देते हैं और फिर पलंग पे सो करके टीवी देखते हैं.
अब टीवी की हाइट और आपके सर की हाइट ये मेल नहीं खाती, तो तकिए का उपयोग करके आपको तो भी टेढ़ा मेढ़ा टीवी देखते हैं और सोने की कोशिश करते हैं। ये भी डेट्रीमेंटल है, ये भी डेट्रीमेंटल है। यू एवरीथिंग हैज टू बी प्लान। आपके पलंग की लंबाई कितनी है, आपका पलंग बस तो नहीं रहा है, आपके गद्दे की जो मोटाई है वो बीच में पतली हो गई है, किनारे में मोटी बनी हुई है। ये सारी वो छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें पैसा खर्च करना पड़े तो करिए, क्योंकि योर बेडरूम मस्ट बी ए प्लेस ऑफ प्लीजेंस। आपको खुशी हो, ये वो जगह होनी चाहिए। तो ये बातें मैं कहना चाह रहा था। 5 बज गया है यार, बोलने के लिए तो दोस्तों और भी बहुत सारी बातें थी, पर लेट अस स्टॉप हियर। कुछ मैं केवल पॉइंट में बता दूं आपको कि जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपको मदद करेंगी, जैसे डाइट, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। दूसरा होता है एक्सरसाइज। हम प्लान बहुत करते हैं पर एक्सरसाइज कर नहीं पाते हैं, पर उसको लाइट एक्सरसाइज किसी जानकार आदमी के गाइडेंस में करिए। फिर नॉइस कंट्रोल पर मैं बात कर चुका। मल्टीपल इंटरेस्ट पैदा करिए, बहुत सारे विषयों में रुचि रखिए, क्योंकि जितने अलग अलग विषयों में आप रुचि रखते हैं, स्ट्रेस को डिफ्यूज करने में उससे मदद होती है। अपने लिमिटेशन को पहुंचानिए। ओमनीपोटेंट बनने की कोशिश मत करिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूं दुनिया में। ये दुराभिमान पालने की आवश्यकता नहीं है। देयर आर सर्टेन थिंग्स आई कैन डू, देयर आर सर्टेन थिंग्स आई कैन नॉट डू, एक्सेप्ट देम एंड लीड हैप्पी लाइफ। वैसे ही योग को भी एक अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, और खास करके योग के 3 आसन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। एक है शवासन, दूसरा है पद्मासन, और तीसरा है त्राटक। पर त्राटक और शवासन किसी उचित गाइड के निर्देश के अंदर ही करिए, अपने मन से मत करिए, नहीं तो दिक्कत बहुत हो जाती है। त्राटक खास करके एबल गाइडेंस के बिना बिल्कुल प्रैक्टिस, पुस्तक पढ़ के त्राटक मत करिएगा। और शवासन भी, पद्मासन में आप बैठ सकते हैं, इट इज रिलैक्सिंग। ध्यान करना सीखिए, अपनी एगनी को शेयर करने के लिए उचित पार्टनर खोजिए, और अपनी व्यथा को उसके साथ बांटिए। और एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ जो बड़ी गंभीर है परंतु हल्की भी है, दोनों है, वो ये, पति पत्नी आपस में अपनी व्यथाओं के सर्वश्रेष्ठ साझेदार हैं ही, ये मानने की भूल मत करिए। दे आर नॉट नेचुरल शेयरिंग पार्टनर, दे आर नॉट। आप कंफर्म करिए, क्योंकि कई बार पति पत्नी के बीच में झगड़े इसी बात को लेकर, तुमने वैसा कहा था अपने बारे में, तो मैं तो अपनी व्यथा के बारे में कहा था, अब उस व्यथा को मेरे ही खिलाफ तुम यूज कर रही हो या कर रहे हो। ये गलतियां पति पत्नी के बीच में होती हैं। इसलिए शेयरिंग के लिए एक निर्दोष निर्विवाद पार्टनर के चयन की समझदारी की जरूरत है। और ये यही बातें हैं। जीवन साथी के संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यू शुड बी एब्सोल्युटली fair and transparent in certain issues with your partner. कुछ चीजें, जैसे मैं कहता हूं, financial issues with your partner must be made absolutely transparent and clear. उसमें कोई हाइड एंड सीक, आज की तारीख में हाइड एंड सीक की कोई जरूरत नहीं है, समय बदल गया है। दूसरा, सेक्स इज एन इंपॉर्टेंट इश्यू बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस इज सेक्स बिकम्स ए निग्लेक्टेड फैकल्टी। सेक्स का मतलब हम केवल, मैंने आप जो लगा रहे हैं वही नहीं है। ए रोमांटिक को एग्जिस्टेंस ऑल्सो मीन सेक्स। आप अपनी पत्नी के लिए कभी घर जाते समय एक फूल ले जाएं, कभी उसकी पसंद की एक पाव मिठाई ले जाएं, कभी उसको यूं ही कहे कि तुम चलो बैठो और अपन घूम के आते हैं, बच्चों को घर में रहने दो, कभी उसको कहो चलो अपन होटल में खाना खाने जाएं। ऐसे अचानक इस प्रकार के जो गेस्चर्स आप अपनी पत्नी के प्रति, कभी हार ले गए, कभी कोई साड़ी ला के ले आए, तो ये जो गेस्चर्स हैं वो उधर से भी रेसिप्रोकेट होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें अपनी पत्नी का, मैं खास करके पुरुष अपने पार्टिसिपेंट मित्रों से कहना चाह रहा हूं, अपनी पत्नी का जन्मदिन और अपनी शादी की सालगिरह कभी मत भूलिए। ये आप हमेशा भूलते हैं, ये मैं बिना देखे आपको बता रहा हूं। Every male tends to forget the date of birthday of the wife,
एंड द मैरिज एनिवर्सरी, और वो इतना जबरदस्त झगड़े का फसाद हो जाता है, सबब बनता है, और आपकी माफी मांगने की इतनी लाख कोशिश आप हो, माफी उसमें मिलती नहीं। इट रिजल्ट्स इन स्ट्रेस। थोड़ा ध्यान रखिए। सोशलाइजिंग में अपने पार्टनर को ले जाइए, अकेले अकेले जाना शुरू हो जाता है बाद में, दैट इज नॉट फेयर। और चार्मिंग बने रहिए अपने पार्टनर को लेकर। चार्मिंग का मतलब, एक हिंदी गाना है, उसको याद रखिए, मेरी बात समझ में आ जाएगी, जिसमें वो कहता है कि हम जब होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन। कंसेप्ट का मतलब यह है कि मैं जिस एज में हूं उस एज में एक दूसरे के प्रति आकर्षक दिखूं और लगूं, इसका प्रयास करिए। ये जीवन में स्ट्रेस को डिफ्यूज करने में जबरदस्त रूप से मदद करता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। मैं थोड़ा 5 मिनट आगे चला गया, और ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इसलिए थोड़ा मैं माफी चाहता हूँ, आगे बढ़ गया। आपके कोई सवाल हो तो एक 5 मिनट और दे सकते हैं। श्रीवास्तव साहब होंगे, अगर वो सुन रहे हो तो Yes, sir. मुझे Yes, sir. इजाजत I'm दें। here. जी, Yes, sir. तो कोई सवाल जवाब हो तो, नहीं तो जैसा आप बताएं। सर, रजनी सी है सर।